नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये जो क्लास है हमारी CDP की होने वाली है, ठीक है। और देख सकते हैं आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE एवं NCTE पाठ्यक्रम पर आधारित। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं साथियों, अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर हैं। तो अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी टॉपिक जो भी हैं वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देख सकते हैं आप, शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसके संबंध, अभिवृद्धि, उसकी विशेषताएं, ये टॉपिक हैं। तो बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो लास्ट मैराथन थी लोगों ने देखी, उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया क्लास को। लोगों ने बोला कि एक मैराथन और लेके आया जाए। तो आज ये जो क्लास है हमारी मैराथन होने वाली है। जो आगे के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे। बाकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। जल्दी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, अब जो टॉपिक हमारा है विकास और अधिगम में संबंध, यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि की बात कर रहा है। खेल विधि जिस पर आधारित है वह है, तो खेल विधि जो किस पे आधारित है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बाकी डिटेल देखते हैं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चों में समायोजन एवं शारीरिक क्षमता का संतुलन विकास हो सके। ठीक है, चलिए। तो निचली कक्षाओं में खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किसमें, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है यूपी टेट पेपर 1 में पूछा गया है 2011 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पे। देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की विधि जो है यानी कि खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। सेम क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, ये सीटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन साथियों रिपीट होते हैं, इस वजह से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं PYQ हैं, प्रीवियस ईयर की जो परीक्षाएं हुई हैं सीटेट या टेट की या अदर टेट, जो भी टेट होते हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारा DSSB-PRT का प्रश्न है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। कैसी त्रुटि कर सकते हैं वो बताना है आपको। अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण या फिर विकासात्मक त्रुटि, अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विकासात्मक। ठीक है, कैसी त्रुटियां कर सकते हैं, विकासात्मक। डिटेल देखते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वहीं द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच विकासात्मक त्रुटि की संभावना देखी जा सकती है।
कैसी? विकासात्मक त्रुटि हो सकती है। अर्थात पहला बच्चा अभी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है तथा दूसरा बच्चा जो है विकास के द्वितीय चरण में है। दोनों की सीखने की प्रक्रिया और गति में भिन्नता हो सकती है। सही बात है। तो कैसी त्रुटि होगी? विकासात्मक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर हैं। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। देखिए ये ज़्यादा सूटेबल है, बी वाला। ठीक है, विकास एवं अधिगम की अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, यानी कि विकास और अधिगम जो हैं एक दूसरे से अंतः निर्भर हैं और अंतः संबंधित भी हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऊपर नीचे हैं, तो ये सी लिखा है तो सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डिटेल देखते हैं। विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या क्या हैं? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए विकास और अधिगम जो है दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक को जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका व्यवहार भी परिष्कृत हो जाता है, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने की स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रिया अधिगम की, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए 6 से 11 वर्ष की जो आयु के वर्ग बालक हैं उनको किसकी आवश्यकता होगी? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की भी आवश्यकता होगी, सीखने में स्वायत्तता की भी, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी। ये देखिए हरियाणा टेट में ये प्रश्न पूछा गया है 2011 में। डिटेल देखते हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो क्या क्या है वो? कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक हो, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की फ्रीडम हो, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जाए, यानी कि क्रिएटिव हो। अगला प्रश्न, यदि छात्र अधिकांश कार्य जो है स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, या फिर आत्मनिर्भरता पैदा होगी। देखिए वैसे तो सभी सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। यदि छात्र अधिकांश कार्य जो है अपने स्वयं हाथों से करेगा तो आत्मनिर्भरता, यानी कि किसी पे निर्भर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार टेट में प्रश्न पूछा गया है 2011 में। थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के। बालक जल्दी सीख जाएगा, साथ ही कार्य को स्वयं करने से बच्चे में आत्मनिर्भरता भी आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं में, या फिर उनके अभिभावकों का व्यवसाय। देखिए मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ये DSSB और सीटेट दोनों में प्रश्न आया हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिटेल देखते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों जिसमें विभिन्न अवस्थाओं के बालक शामिल हों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी वह प्रत्येक विद्यार्थी के अनुसार अधिगम को सुनिश्चित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। देखिए, सबसे नर्सरी की बात कर रहा है, तो नर्सरी कक्षा में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नर्सरी के बालक की बात हो रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा यानी कि मेरा परिवार सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जो प्रश्न है हमारा DSSB PRT में पूछा गया है, उत्तराखंड के टेट में भी पूछा गया है 2014 में, सीटेट में भी पूछा गया है 2012 में। डिटेल देखिए। नर्सरी कक्षा का बालक सामान्यतः 3 से 5 या 6 वर्ष का होता है, जो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। सही बात है। इस अवस्था में बालक स्वयं के अतिरिक्त अपने परिवार से ही प्रेम करता है तथा उसका सामाजिक विकास जो है कैसा होता है? शून्य होता है। अतः इस अवस्था के लिए विषय वस्तु जो है हमारा मेरा परिवार सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। अगला है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है। ठीक है, कैसी? वृद्धि और परिवर्तन की। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? किसके? विकास और अधिगम की बात हो रही है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऐसा भी नहीं है। अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। अगला है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, ये सही है। अंतः संबंधित होते हैं दोनों, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और ये सीटेट पेपर 2 में पूछा गया है। बाकी DSSB PRT का भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या मांग करता है? कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग यानी कि जांच करते हैं। देखिए, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, ये बात तो सही नहीं है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। अगला है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। अगला है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। देखिए, केवल की बात जहाँ पे हो जाए वो प्रश्न जो है उसका उत्तर जो है केवल वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। बाकी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, डिटेल देखते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब जो है एग्जाम पॉइंट से ये प्रश्न है, इनको भी देखते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? गर्भाधान की अवस्था,
क्या समय होता है इसके? गर्भाधान से जन्म यानी कि 9 माह या 10 दिन तक। ठीक है, 9 माह 10 दिन तक, गर्भाधान से जन्म तक। अगला है शैशवावस्था की अवस्था क्या है? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था है। अगला है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की आयु। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। अगला है मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। ठीक है। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था। एक नवजात शिशु का कद यानी कि ऊंचाई कितनी होती है? 19.5 इंच यानी कि 19.5 इंच की होती है। अगला है एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7.5 पाउंड। ठीक है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा, किसने कहा? वैलेंटाइन ने। अगला है सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, कब होता है? शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया जो है, विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला है शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तीव्र वृद्धि होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में। अगला है व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में, कैसे कब पड़ती है? बचपन में। किसकी? व्यक्तित्व विकास की। अगला देखिए 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा जो है अर्ध स्वप्नों में रहता है। किसका विचार है ये? तो ये थॉर्नडाइक का विचार है। अगला देखिए शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किसने कहा है? तो ये एडलर ने कहा है। अगला है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? तो ये सिगमंड फ्रायड का कथन है। इन्होंने कहा था मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, निर्माण काल कहते हैं। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। अगला देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 270। ठीक है, नवजात शिशुओं की बात हो रही है, कितनी होती है? 270। अगला है कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति जो है तीव्र होती है? तो ये शैशवावस्था में। ठीक है। अगला देखिए फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्रायड के अनुसार लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। अगला देखिए फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस। ठीक है, फ्रायड के अनुसार कौन सी? लड़कों में ओडिपस। अगला है जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई पूछी गई है, तो 51.5 सेंटीमीटर होती है। अगला है नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3.2 किलोग्राम। स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में बच्चों को स्वप्रेम का मतलब क्या होता है? खुद से प्रेम करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वन लाइनर जो हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है कितनी? अनियमित होती है। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। ठीक है। अगला कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष में। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है कब? जन्म या प्रसव पूर्व से ही शुरुआत होती है। अगला देखिए जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? बालक जो है बालिका से कितना लंबा होता है? 0.5 सेंटीमीटर। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। शैशवा काल का नियत समय है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है किसमें? शैशवावस्था में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया
किसने किया था? फ्रोबेल ने। अगला देखिए, भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक हैं। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा गया। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं, कितने? 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा कहा गया है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन प्रणाली की जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला देखिए, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष में स्कूल भेजना चाहिए। दूध के दांत होते हैं कैसे? कितने होते हैं? 20 दांत। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह के बीच में। अगला देखिए, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। समूह की आयु बाल्यावस्था को कहा गया। चुस्ती की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी आयु भी बाल्यावस्था को कहा गया है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा, किसने कहा है? महोदय ने कहा है, रास महोदय ने। रास महोदय ने क्या कहा? मिथ्या परिपक्वता। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। इंपॉर्टेंट है साथियों ये। किसने कहा? कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, कोल और ब्रूस ने कहा है। अगला देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेल प्रकृति होनी चाहिए कैसी? सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है, किससे संपर्क रखता है? समवयस्क समलिंगियों से, ठीक है, अपने हम उम्रों के साथ में। अगला है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, क्या है? सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? बहिर्मुखी, ठीक है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। कैसे? सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता पूछी गई है, क्या है? अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगला है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में, ठीक है। हड्डियों का विकास होता है, कब होता है? 16 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है, क्या कहलाती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, कौन सा काल है? पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं, सही बात है। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। अगला देखिए, किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो एवं क्रो का ये कथन है, क्या कहा इन्होंने? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, तो ये किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो ये किसने कहा? E.A. किर्कपैट्रिक ने। कहीं कहीं आपको किलपैट्रिक भी लिखा हुआ मिलेगा। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होता है? तो ये किशोरावस्था में प्राप्त होता है। अगला देखिए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो ये एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में परिवर्तन। तो कब होते हैं ये? किशोरावस्था में।
चलिए एक बार प्रश्न दोबारा देखिए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है किशोरावस्था। आगे देखते हैं। देखिए, किशोरावस्था कठिन काल के रूप में क्यों जानते हैं? समायोजन में असमर्थता होती है, संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौन आकर्षण होता है और निषेधात्मक व्यवहार भी हो जाते हैं, अध्ययन में रुचि नहीं होती यानी कि अरुचि होती है और बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है, आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है यानी कि स्थिर नहीं होता है, उसी को कहते हैं उदासीनता, दिवा स्वप्न होता है, स्वच्छंदता यानी कि नियंत्रण अनुशासन से नहीं होता है। तो किशोरावस्था कठिन काल के रूप में ये पॉइंट हैं, इस वजह से जाना जाता है। अगला देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था बाल्यावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो ये अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। ठीक है। एडोलसेंस किसकी रचना है? तो G.S. हॉल की। ठीक है। एडोलसेंस, देखिए जो एडोलसेंस है ये किशोरावस्था की बात कर रहा है, तो किशोरावस्था कहीं कहीं लिखा मिल जाए तो क्या कहेंगे आप? किसकी रचना है? G.S. हॉल की। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, तो ये कथन किसका है? G.S. हॉल। ठीक है। नेक्स्ट है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कब दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के थे। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया: संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। ठीक है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्दों या तत्वों के रूप में परिभाषित किया है। तो किशोरावस्था को क्या कहा? संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। तो ये कथन भी है किसका? है स्टैनले हॉल का। अगला देखिए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना। तो संवेग को कैसे परिभाषित करेंगे? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? तो ऐसा किशोरावस्था में होता है। अगला, किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषमलिंगी में। सही बात है। व्यक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होता है। मानसिक विकास में पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है। अगला देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा में शैक्षिकों लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो ये कथन किसका है? कनिंघम महोदय के अनुसार है ये। ठीक है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। कब? किशोरावस्था में। अगला देखिए, बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है शिक्षक एवं बालक दोनों पे। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है। कैसा? संतुलित होता है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अगला देखिए, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो 1 वर्ष में होने लगता है। सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया, ये कथन सही नहीं है। गर्भावस्था यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड के संदर्भ में कथन सही नहीं है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। अगला देखिए, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। सही बात है। तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का
संबंध किससे है, यानी कि हरलॉक ने कहा है। ये कथन हरलॉक महोदय का है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये साथियों, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। विकास की वह प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है। तो ये हरलॉक ने कहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसका है, निरंतरता का सिद्धांत है ये, ठीक है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे। अगला देखिए, वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो कब होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न जो है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ठीक है। अगला, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था है। अगला जो है, वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना कब होती है बालक में, ये बाल्यावस्था में होती है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है, चिंतन प्रक्रिया जो है शैशवावस्था की विशेषता जो है नहीं है, ये बाल्यावस्था की है और किशोरावस्था की। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा, ये स्किनर ने। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। तो साथियों, आज के इतने ही प्रश्न रखते हैं, बाकी प्रश्न तो बहुत सारे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जो सीटेट की तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। सीडीपी की टेंशन नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम तक पूरा जो सिलेबस है कवर करा दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, और बार बार वही क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा। तो इस वजह से सीटेट या यूपीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरा कहने का मतलब है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें। बाकी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी डेली, और बहुत ही जल्द आपको एक बड़ी मैराथन लेके आएंगे जिससे आपका बहुत सारा सिलेबस जो है एक दिन में कवर किया जा सके, यानी कि आपका रिवीजन भी हो सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।